हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो पर। और इस वीडियो में बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के प्रशासन, सामाजिक जीवन और आर्थिक स्थिति के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इससे पहले अगर बात की जाए तो हमने जो है मौर्य साम्राज्य के शासकों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और अंतिम शासक वृद्धरथ के बारे में जाना था। तो आज ये वीडियो जो है मौर्य साम्राज्य के प्रशासन, सामाजिक जीवन और अर्थव्यवस्था से संबंधित होने वाला है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं वीडियो में मौर्य काल के सामाजिक जीवन के बारे में। सामाजिक जीवन में सबसे पहले हम यहाँ पे स्त्रियों की स्थिति क्या थी, क्या दशा थी स्त्रियों की मौर्य काल में, उसको जानेंगे। तो इस काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत खराब नहीं थी, यानी हम बोल सकते हैं कि ना तो ज़्यादा ही अच्छी स्थिति थी स्त्रियों की और ना ही ज़्यादा खराब। इस काल में विधवाओं के पुनर्विवाह होते थे, पर्दा प्रथा और सती प्रथा का चलन नहीं था। महिलाएं जो है गुप्तचर और अंगरक्षक के रूप में कार्य करती थीं। इसका मतलब ये हुआ कि गुप्तचर विभाग में महिलाएं काम करती थीं। इसी के साथ जो राजा के अंगरक्षक होते थे, रक्षा करने वाले, बॉडीगार्ड जिनको बोल सकते हैं, उसके रूप में भी महिलाएं कार्य करती थीं। चाणक्य की अर्थशास्त्र पुस्तक में सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता। तो चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है उसमें सती प्रथा का कहीं पे भी कोई उल्लेख, कोई जानकारी नहीं मिलती। लेकिन यूनानी लेखकों ने पश्चिम उत्तर भारत में एक जाति रहती थी, उसका नाम था कठ जाति। तो वहाँ के योद्धाओं की जो पत्नियाँ थीं, उनके पति जब युद्ध में शहीद हो जाते थे तो वो क्या करती थी, अपने आप को सती कर लेती थी। तो इस बात की जानकारी जो है यूनानी लेखकों के द्वारा प्राप्त होती है। इसके बाद जो है तलाक और न्योय प्रथा का भी चलन जो है मौर्य काल में था। यानी जो है तलाक, शादी के बाद जो तलाक देते हैं, न्योय प्रथा, यानी स्त्री जो है अपने पति के साथ साथ जो है किसी अन्य व्यक्ति के साथ भी जो है शादी कर सकती थी। तो ये प्रथा, इसका भी जो है चलन यहाँ देखने मिलता है। इसके बाद ये कुछ मुख्य शब्द दे रखे हैं जो किसी विशेष प्रकार की महिलाओं के लिए प्रयोग किए गए हैं, जैसे अनिष्कासनी। तो अनिष्कासनी महिला जो है मौर्य काल में उसको कहा जाता था जो महिला घर से बाहर नहीं निकलती थी। तो अनिष्कासनी यानी घर से बाहर ना निकलने वाली महिला को मौर्य काल में अनिष्कासनी कहा गया है। रूपा जीवा यानी अविवाहित, अनमैरिड रहने वाली महिला मौर्य काल में उसको रूपा जीवा कहा गया है। पेशल रूपा दासी, पेशल रूपा दासी ये कौन थी? तो मदिरालयों में शराब परोसने वाली महिला, यानी जो बार्स होते हैं उनमें जो है शराब जो है लोगों को देने वाली एक महिला, वेटर के तौर पे मतलब काम करती थी, पेशल रूपा दासी। इसके बाद बात करें मौर्य काल की दास प्रथा के बारे में। तो इस काल में दास प्रथा का चलन था। दासों का प्रयोग घरेलू और उत्पादन संबंधी कार्यों में होता था। यानी मौर्य काल में दास प्रथा थी और यहाँ पे दासों का प्रयोग घर के कार्यों में करते थे। उसी के साथ साथ कोई भी उत्पादन है, मार्केट से कुछ लाना है, किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना है, खानों की खुदाई में लगाना है, कृषि में लगाना है, तो उन सारी चीज़ों में भी जो है दासों का प्रयोग बड़ी मात्रा में किया जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र पुस्तक में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। और जबकि बात की जाए बौद्ध धर्म का ग्रंथ जो है त्रिपिटक, और त्रिपिटक में जो है 4 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है मौर्य काल में। यानी अर्थशास्त्र पुस्तक बताती है कि मौर्य काल के समय 9 प्रकार के दास होते थे और बौद्ध ग्रंथ जो है त्रिपिटक, उसके अनुसार 4 प्रकार के दास जो है मौर्य काल में देखने मिलते हैं। अब बात करें मौर्य काल के मनोरंजन के साधन की। तो मनोरंजन के साधन की जानकारी कौटिल्य की अर्थशास्त्र पुस्तक से प्राप्त होती है। अब यहाँ पे जो मनोरंजन के संसाधन थे वो तो कोई विशेषकर नहीं थे, कोई खेल वगैरह या ऐसा कुछ नहीं था, रथ दौड़ वगैरह ये तो नहीं था। लेकिन हाँ, यहाँ पे जैसे कुछ विशेष प्रकार के व्यक्तियों की जानकारी मिलती है जो मनोरंजन व्यक्तियों को कराते थे, जैसे कुशीलव। तो कुशीलव उस व्यक्ति को कहा गया है जो क्या दिखा, तमाशा दिखाने वाले व्यक्ति को जो है कुशीलव कहते थे।
प्लवक, तो प्लवक मौर्य काल में जो रस्से पर चढ़कर कर्तव्य दिखाने वाले व्यक्ति होते हैं, जैसे आपने अभी भी देखा होगा कहीं ना कहीं ये लोग देखने मिल जाते हैं, तो उस समय जो है मौर्य काल में इनको प्लवक कहा गया है। रंगोपजीवी, रंगोपजीवी यानी पुरुष जो है कलाकार, जैसे बोल सकते हैं कि ये एक्टर थे तो पुरुष एक्टर को जो है रंगोपजीवी, और रंगोपजीवनी जो है महिला कलाकार यानी वुमेन एक्ट्रेस को जो है महिला कलाकार यहाँ पे कहा गया है। अब बात करें मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक के बारे में, जो मौर्य काल के सामाजिक जीवन के बारे में क्या बताती है, तो ये बताती है कि यहाँ पे जो है पेशे के आधार पर यानी काम के आधार पर वर्ण व्यवस्था को जो है मौर्य काल में 7 वर्गों में बांटा गया था। तो मौर्य काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था, विभाजन का आधार क्या था, तो वो था काम, यानी जो व्यक्ति का पेशा था उसके आधार पर वर्ण व्यवस्था को जो है 7 वर्गों में बांटा था। और ऐसा किसने किया है, मेगास्थनीज, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, तो इसने ऐसा किया है। तो मेगास्थनीज के अनुसार देखा जाए वर्ण व्यवस्था तो किस प्रकार से 7 वर्गों में विभाजित थी, तो पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा कारीगर, चौथा सैनिक, पांचवा निरीक्षक, छठवां सभासद और सातवां पशुपालक। तो ये जो है मेगास्थनीज ने बताया इनको। तो मेगास्थनीज ने बताया कि संख्या में सबसे ज़्यादा कौन थे, किसान थे, जबकि दूसरा स्थान सैनिकों का था। समाज में केवल सम्मानपूर्ण स्थान की बात की जाए तो वो केवल ब्राह्मणों का था, तथा ब्राह्मणों को ही अन्य जातियों से विवाह और व्यापार करने का अधिकार था। इसके बाद करें आगे जो है चाणक्य की अर्थशास्त्र पुस्तक, तो इससे जो है मौर्य काल के सामाजिक जीवन के बारे में क्या जानकारी मिलती है, तो मौर्य काल में वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म आधारित था, ऐसा चाणक्य की अर्थशास्त्र पुस्तक बताती है। चाणक्य ने अपनी पुस्तक में कुल 15 वर्ण संकर जातियों का उल्लेख किया है। अब ये क्या हैं वर्ण संकर जातियां, तो इनको समझेंगे अभी, जिनकी उत्पत्ति अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के द्वारा हुई थी। तो वर्ण संकर का मतलब ये है कि इसमें लड़का या लड़की अलग अलग वर्ण या अलग अलग जाति के होते हैं, तो इंटरकास्ट मैरिज इसको बोल सकते हैं। तो उससे जिस संतान का जन्म होता है उसी को वर्ण संकर जाति कहा गया है। अनुलोम विवाह की बात की जाए तो अनुलोम विवाह जिसमें पुरुष उच्च वर्ण का हो और महिला निम्न वर्ण की हो तो अनुलोम विवाह कहलाएगा। प्रतिलोम विवाह की बात की जाए तो जिसमें पुरुष निम्न वर्ण का हो और महिला उच्च वर्ण की हो तो वो प्रतिलोम विवाह कहलाएगा। अब जैसे एक तरफ ये पिता माता और उनकी जो संतान है वो वर्ण संकर जाति, तो ऐसे हमने इसको विभाजित किया है। तो जैसे पिता हो गया ब्राह्मण, यानी किस प्रकार का विवाह होगा, ये अनुलोम विवाह होगा, क्योंकि पिता जो है उच्च जाति का है और माता वैश्य, तो इन दोनों की जो संतान होगी उस संतान को क्या कहा गया है, अम्वष्ट कहा गया है। ऐसे ही ब्राह्मण प्लस शूद्र, यानी पिता ब्राह्मण लड़का ब्राह्मण हो और लड़की जो है शूद्र हो तो उसको क्या कहा गया है, निषाद या पौलकस कहा गया है। पिता अगर क्षत्रिय हो और माता शूद्र हो तो उनसे उत्पन्न होने वाली संतान को उग्र कहा गया है। पिता अगर शूद्र है और माता ब्राह्मण है तो उससे उत्पन्न होने वाली संतान को चांडाल कहा गया है। अब इसी के साथ साथ हमें कुछ नोट पॉइंट भी जो है याद रखने हैं। पहला नोट पॉइंट है, इन जातियों को चाणक्य ने शूद्र के समकक्ष माना है, यानी जितनी भी ये जातियां हैं चांडाल, निषाद, उग्र, इन सबको जो है चाणक्य ने किसके समकक्ष माना है, शूद्र के समकक्ष माना है। परंतु चांडाल जो जाति थी उसको शूद्र से भी नीचे माना है। दूसरा पॉइंट, शूद्रों को चाणक्य ने आर्य माना है, तो शूद्रों को चाणक्य बोलता है कि ये आर्य थे, तथा कहा कि इन्हें दास नहीं बनाया जा सकता, यानी अर्थशास्त्र में जो है ये जानकारी मिलती है कि चाणक्य बोलता है कि शूद्रों को दास ना बनाया जाए, क्योंकि ये कौन लोग हैं, आर्य लोग हैं। इसी के साथ बहुत ही ज़्यादा सुपर इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है, मौर्य काल में ब्राह्मणों को राज्य की तरफ से, राज्य यानी गवर्नमेंट, उस समय जो गवर्नमेंट थी उसी को राज्य बोलते हैं, राज्य की तरफ से दी गई कर मुक्त भूमि
यानी जिस पे टैक्स नहीं लगता, तो उस भूमि को दान में दे देते थे ब्राह्मणों को मौर्य काल में। तो उसको क्या कहा गया है उस भूमि को? तो ब्रह्मदेह भूमि। तो आपसे पूछा जाएगा ब्रह्मदेह भूमि क्या थी? तो मौर्य काल में ब्राह्मणों को दान में दी गई ऐसी भूमि जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता। और कौन देता था? राज्य, यानी उस समय की गवर्नमेंट, यानी शासन प्रशासन, राजा बोल सकते हैं। इसके बाद बात करने वाले हैं मौर्य काल के सामाजिक जीवन के बाद। अब बात करेंगे आर्थिक जीवन, यानी इकोनॉमिक लाइफ जो है कैसी थी। तो मौर्य काल की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या था? कृषि, पशुपालन और व्यापार। ये तीन जो है अर्थव्यवस्था के मुख्य स्रोत थे, जिन्हें सम्मिलित रूप से अगर क्वेश्चन बने तो सीधे सीधे ऐसे लिखा हुआ आ सकता है वार्ता। क्या आ सकता है? वार्ता। जिन्हें सम्मिलित रूप से क्या कहा गया है? वार्ता कहा गया है। और इसका मतलब क्या है? वार्ता का मतलब है कृषि, पशुपालन और व्यापार, यानी इन तीनों को मिला के जो बना वो क्या है? वार्ता। तो प्रश्न अगर पूछा जाए क्या था मुख्य स्रोत, तो आंसर है वार्ता, क्योंकि वार्ता के अंदर ही क्या शामिल है? कृषि भी शामिल है, पशुपालन और व्यापार भी शामिल है, जिसका अर्थ होता है जीविका के साधन। तो वार्ता का मतलब क्या है? जीविका के साधन। तो कृषि भी थी, पशुपालन भी था और व्यापार भी था, जिससे लोगों की जीविका चलती थी, लोग अपना जीवन यापन करते थे। संपूर्ण राजकीय भूमि, यानी पूरी जो सरकारी जमीन थी उसको दो भागों में बांटा गया है, सरकारी जमीन को, राजकीय भूमि को। तो पहली जो राजकीय भूमि थी वो राजकीय नियंत्रण वाली भूमि, यानी जिस पर सीधे सीधे राजा या उसके प्रशासन का हक था, वो थी राजकीय नियंत्रण वाली भूमि। तो राजकीय नियंत्रण वाली भूमि भी कितने प्रकार की थी? दो प्रकार की थी। एक कौन सी थी? सीता, और दूसरी बटाई। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौर्य काल में सीता क्या थी? तो लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, ये किसी व्यक्ति का नाम है, महिला का नाम है, क्या है? तो याद रखें मौर्य काल में सीता क्या थी? सरकारी जमीन को ही क्या कहा गया है? सीता कहा गया है। और इस सीता पर जो, यानी इस भूमि पर जो नियंत्रण रखता था उसी को सीता अध्यक्ष बोला गया है। क्या बोला गया है? सीता अध्यक्ष। तो जिस भूमि पर राज्य का सीधा नियंत्रण था उसे सीता कहा जाता था। इस भूमि पर कृषि का कार्य कौन देखता था? सीता अध्यक्ष देखता था। बटाई भूमि की बात की जाए तो बटाई भूमि पर किसान जो है अपना बीज लगाता था, बैल लगाता था और अन्य उपकरण, यानी किसान जो है अपना सामान जो है लगाता था। लेकिन ये भूमि कैसी है? सरकारी भूमि है। और फसल जो उगती थी उसमें आधी फसल जो है वो किसको देता था? राजा को देनी पड़ती थी उसको आधी फसल। तो ये जो है एक तरीके से बोलते हैं, आपने भी सुना होगा कि बटाई शब्द, जो आध बटाई जो आपने सुना होगा, यानी आधा जो है जिसका खेत है उसको दे देते हैं और जो करता है आधा वो रख लेता है। तो उसी प्रकार से जो है ये बटाई भूमि थी। इसके बाद बात करें निजी स्वामित्व वाली, जैसे लोगों की अपनी खुद की जमीन होती है, एक सरकारी जमीन होती है। तो यहाँ पे लोगों की खुद की जमीन है, यानी जिसका जो है सरकार का इस पर कोई हक नहीं है, तो वो निजी स्वामित्व वाली भूमि हो गई। यह किसानों की स्वयं की भूमि थी जिस पर राज्य का कोई अधिकार नहीं था। ऐसे किसानों को जिनकी खुद की अपनी जमीन थी उनको क्या कहा गया है? गृहपति, यानी निजी जमीन जिनके पास थी उनको जो है गृहपति कहा गया है। लेकिन इनको अपनी भूमि की उपज का, यानी इनको भी जो है जितना भी ये उगाएंगे उसका 1/6 भाग कहाँ देना पड़ेगा? राजा को यहाँ, यानी राजा के यहाँ देना पड़ेगा, यानी राजकीय कोष में जो है जमा करना पड़ेगा। कभी कभी ये उपज का कितना भी देते थे? 1/5, 1/3, क्योंकि होता था कभी कभी जो है फसल कम हुई है, कभी ज़्यादा हुई है, तो इस वजह से इसमें भी बदलाव देखने मिले हैं। लेकिन मुख्य रूप से कितना देना पड़ता था इनको? 1/6। नोट पॉइंट याद रखने, अदैव मात्रक भूमि किसको कहा गया है? तो वह भूमि जिसमें बिना वर्षा के ही अच्छी फसल होती थी, क्योंकि ये भूमि जो है मुख्य रूप से नदियों के किनारे थी। तो नदियों के किनारे होने से नमी बनी रहती थी, तो इस वजह से इस भूमि को बारिश की आवश्यकता कम पड़ती थी, इस वजह से यहाँ आसानी से अच्छी फसल होती थी। तो उस भूमि को क्या कहा गया है? अदैव मात्रक भूमि। मौर्य काल के समय खेतों से वर्ष भर में जो है 3 फसलें उगाई जाती थी। तो कौन कौन सी 3 फसलें थीं? तो पहला तो हैमर। हैमर किस फसल को कहा गया है? ये कोई विशेष प्रकार की फसल का नाम नहीं है।
ये है रबी की फसलों का नाम। यानी हैमर का मतलब है रबी की फसलें, यानी जो फसलें सर्दियों में उगाई जाती थी उनको जो है हैमर कहा गया है मौर्य काल में। ग्रीष्मिक, तो ग्रीष्मिक किसको कहा गया है, तो खरीफ की फसलें, यानी जो फसलें गर्मियों के समय उगाई जाती थी उनको मौर्य काल में ग्रीष्मिक कहा गया है। और जो जैसे गर्मियों के शुरुआत में जैसे जून जुलाई में जो है जो फसलें उगाई जाती थी उनको जायद की फसलें, जायद की फसलें जैसे अभी आप सुनते होंगे जिसमें ककड़ी है, खीरा है, तरबूज है, खरबूज है, तो ये सब जायद की फसलें हैं। तो उस समय उनको क्या कहा जाता था, केदार जो है कहा गया है। अब मौर्य काल में जो है आर्थिक जीवन में ही बात करेंगे, मौर्य काल का उद्योग धंधे क्या काम थे यहाँ पे लोगों के पास। तो सबसे महत्वपूर्ण उद्योग क्या था, वस्त्र उद्योग मौर्य काल का सबसे विकसित उद्योग था। वस्त्र निर्माण का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था, सूत्राध्यक्ष। तो यहाँ पे सूत्राध्यक्ष यानी वस्त्र निर्माण का मुख्य या प्रधान अधिकारी जो है कहलाता था। और वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन सी जगह थी, तो काशी और बंगाल रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध थे। और रेशमी वस्त्रों को क्या कहा गया है, चिन्न पट्ट, चिन्न पट्ट जो है रेशमी वस्त्रों को कहा गया है मौर्य काल में। तो ऐसे शब्दों को आप अंडरलाइन कीजिएगा कॉपी पे नोट डाउन करते समय कि आपको याद रहे। जैसे सूत्राध्यक्ष कौन था, काशी और बंगाल रेशमी वस्त्र के लिए फेमस थे, चिन्न पट्ट क्या था, तो इनको अंडरलाइन करना है। मौर्य काल में खानों की भी खुदाई होती थी, जैसे कोयले की खानें, चांदी, हीरा, ये मतलब जो धातुएं जो मिलती थी उनकी जो है खान थी, उनकी खुदाई होती थी। तो यहाँ पे भी दासों को लगाया जाता था। मदिरा का निर्माण यानी शराब वगैरह बनती थी उसके कार्य में लोगों को लगाते थे। नमक उद्योग था, नमक का निर्माण करना, उसमें भी लोग लगे थे। सिक्कों का निर्माण, तो कारखाने थे जो है जिनको टकसाल बोलते हैं, जहाँ पे सिक्के बनते हैं, तो वहाँ पे भी लोग जो है कार्य करते थे। इसी के साथ मौर्यकालीन शासक जो है रोम, रोम एक तरीके से बोलें तो इटली, फारस यानी ईरान, सीरिया और मिस्र, यहाँ पे मिस्र है, मिस्र के लोगों से भी क्या करते थे, व्यापार किया करते थे। तो यानी मौर्य काल में जो है विदेशों से भी व्यापार होता था। अब मौर्य काल में जो है आय में या मौर्य काल की आय की स्रोत में अगर बात की जाए या अर्थव्यवस्था में जो है एक महत्वपूर्ण योगदान किसका था, टैक्स का यानी कर का। तो यहाँ पे भी टैक्स, विशेष प्रकार के टैक्स यहाँ देखने मिलते हैं। तो पेपर में सीधे पूछा जाएगा कि जैसे मौर्य काल में दुर्ग क्या था, तो सुनने में लगता है कि दुर्ग का मतलब किला होता है, तो ये किला होगा, नहीं, लेकिन नगरों से प्राप्त होने वाला कर था। जैसे जो शहर होते थे, सिटीज़ थी, उनसे या टाउन्स थे, उनसे जो टैक्स आता था उसे जो है दुर्ग कहा गया है। अब उन शहर से किस प्रकार का टैक्स, जैसे वहाँ पे शराब का बिकना है, जुआ खेलते हैं, जैसे वहाँ पे कैसीनो वगैरह था, चुंगी है, अर्थदंड, किसी को पनिशमेंट मिला है तो उसके लिए उसको पैसे देने पड़ते थे, तो उसके लिए जो लगा है, या सुनार जो अपने आभूषणों को बेच के कमाई करता था उस पर टैक्स। तो ये सब मिला के जो है नगरों से प्राप्त होने वाला कर क्या कहलाया, दुर्ग। राष्ट्र क्या था, तो जनपदों से प्राप्त होने वाला कर, ये कर यानी टैक्स, जिसमें मुख्य रूप से सीता कर जो राज की भूमि थी, भाग कर, भाग कर यानी निजी भूमि। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि निजी भूमि, निजी भूमि से प्राप्त होने वाला कर क्या कहलाता था, तो भाग कहलाता था। क्या कहलाता था, भाग कर उसका नाम था जो निजी भूमि से प्राप्त होता था। ऐसे ही एक और था भाग, वो कहाँ से, सिंचाई कर था एक, ये सिंचाई कर यानी वही खेतों से प्राप्त होने वाला कर। तो ये आपातकालीन था एक, सेतु कर, और ये बागवानी कर था। इसके साथ ब्रज कर, ये पशु कर था। क्या था ये, पशु कर। तो पशुओं पर लगने वाले टैक्स को जो है ब्रज कहा गया है। बागवानी जैसे फल फूल, इन सब पे जो है जो टैक्स लगता था, सब्जी वगैरह, तो उनको कहा गया है सेतु। नोट पॉइंट याद रखने, मौर्य काल में जिस कर को अनाज के रूप में लिया जाता था, यानी पैसे ना लेकर अनाज ले रहे हैं, तो उस टैक्स को क्या कहा गया है, मेय, उसको कहा गया है मेय। तथा नगद प्राप्त होने वाली
आय को हिरण्य कहा गया है, यानी जो पैसों के तौर पे मिलता था उस टैक्स को हिरण्य, और जो पैसे की जगह अनाज मिलता था उसको में कहा गया है। बात करें मौर्य काल के प्रशासन के बारे में, तो यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी जो है कहाँ से मिलती है? कौटिल्य की अर्थशास्त्र पुस्तक और मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक तथा अशोक के अभिलेखों से हमें जो है मौर्य काल के प्रशासन की जानकारी प्राप्त होती है। तो मौर्य काल में राजा का पद कैसा था? वंशानुगत था, यानी राजा का बेटा ही राजा बनने योग्य था। मौर्य काल में गुप्तचर की बात की जाए तो यहाँ पे गुप्तचर व्यवस्था थी, यानी राजा ने अपने गुप्तचर सभी जगह लगा रखे थे जिससे कि उसको जानकारी प्राप्त हो सके। जैसा कि अशोक बोलता है कि मैं चाहे कहीं पे भी रहूं, किसी भी काम में बिजी रहूं, लेकिन मेरे गुप्तचर हर जगह फैले हैं और मुझे हर बात की सूचना देते रहते हैं। तो उसी प्रकार जो है मौर्य काल में गुप्तचर संस्थाएं देखने मिलती हैं। तो पहली जो है अगर बात की जाए संस्था, तो संस्था कौन थे मौर्य काल में? तो एक ही स्थान पर रहकर गुप्तचरी करने वाले अधिकारी को क्या कहा गया है? संस्था कहा गया है। जैसे इनको एक जगह, एक शहर या एक गांव दे दिया जाता था, उसमें ही रहकर ये जो है गुप्तचरी करते थे, यानी राजा को इन्फॉर्मेशन यानी जानकारी पहुंचाते थे। तो इन लोगों को क्या कहा गया है? संस्था कहा गया है। दूसरे गुप्तचर की बात की जाए तो संचार, और संचार कौन थे? तो अलग अलग स्थानों पर घूमकर गुप्तचरी करने वाले अधिकारी, क्योंकि इनकी जगह बार बार जो है बदलती रहती थी, तो ऐसे लोगों को क्या कहा गया है? संचार, यानी अलग अलग जगह पे जाके ये राजा को जानकारी पहुंचाते थे। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था की बात की जाए तो दो प्रकार के न्यायालय मिलते हैं यहाँ पे। एक है कंटक शोध यानी फौजदारी, फौजदारी यानी लड़ाई झगड़े वाले जो है मुकदमे जिसमें आते हैं। दूसरा धर्मस्थयी, धर्मस्थयी यानी दीवानी, दीवानी जिसमें जैसे अगर देखा जाए जिसमें सिविल मामले आते हैं, जैसे दहेज हो गया, तो इस प्रकार के जो है मामले आते हैं उसको बोलते हैं दीवानी। मौर्यकालीन प्रशासन की इकाई की अगर बात की जाए तो मौर्य काल में प्रशासन की इकाई में जो है सबसे बड़ी इकाई की बात की जाए तो वो थी प्रांत, और प्रांतों के बाद जो है साम्राज्य, जहाँ पे मुख्य रूप से राजा रहता था। तो मौर्य काल की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई प्रांत थी और सबसे छोटी इकाई क्या थी? गांव। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ सीक्वेंस लगा हुआ है, प्रांत जो है सबसे बड़ी इकाई और गांव सबसे छोटी इकाई। तो गांव को मिला के क्या बनता था? संग्राहक, संग्राहक को मिला के द्रोणिक, द्रोणिक को मिला के स्थानिक, स्थानिक को मिला के जिले, और जिले को मिला के प्रांत। तो इस प्रकार ये प्रशासनिक इकाइयों का क्रम है। जैसे हम देखें तो हम जैसे अपने शहर को लगाते हैं, फिर अपने ज़िले को, फिर हमारा ज़िला किस मंडल में है, फिर ऐसे करके हम आगे बढ़ते हैं। तो उसी प्रकार ये सीक्वेंस यहाँ पे प्रशासनिक इकाइयों का देखने मिलता है। अर्थशास्त्र में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी जो होते थे उनको क्या कहा गया? अर्थशास्त्र में तीर्थ कहा गया है। और ऐसे 18 तीर्थों की चर्चा जो है अर्थशास्त्र में देखने मिलती है। तो कुछ महत्वपूर्ण तीर्थों के बारे में जानेंगे, यानी कुछ अधिकारियों के बारे में जानेंगे, कौन कौन से मुख्य अधिकारी थे मौर्य काल में। जैसे यहाँ पे एक तरफ लिखा हुआ है अधिकारी और दूसरी तरफ उनके कार्य। तो समाहर्ता कौन था? तो भू राजस्व यानी जमीन का जो टैक्स था उसको वसूलने वाला सबसे बड़ा अधिकारी समाहर्ता था। दूसरा संनिधाता, तो कोषाध्यक्ष यानी कैशियर, जो पैसे का हिसाब किताब रखता था वो कोषाध्यक्ष था। तीसरा प्रशासता, तो राजकीय आदेशों को लिपिबद्ध करने वाला अधिकारी, यानी राजा ने कोई फरमान या ऑर्डर जारी किया तो उसको लिखने का काम, अपने पास संभाल के रखने का काम कि ये ऑर्डर दिया था, तो ऐसा करने वाला अधिकारी जो है प्रशासता कहलाता था। इसके बाद आंतरविषिक, ये अधिकारी कौन था? तो राजा के अंगरक्षक दल का प्रधान, यानी राजा के जो सिक्योरिटी गार्ड होते थे तो उनको मैनेज करना वो सब इसकी जिम्मेदारी होती थी। पांचवा दोबारिक, तो राज महल का प्रधान अधिकारी, तो राजमहल की देखरेख करना, वो सारे काम इसी के पास थे। अंतपाल, तो अंतपाल कौन था? सीमावर्ती दुर्गों का प्रधान अधिकारी, यानी जो राजा का जो है मुख्य किला था उसके आसपास जो किले थे उनकी भी जो है देखरेख करने के लिए जो अधिकारी था वो था ये। दुर्गपाल आंतरिक दुर्ग का प्रधान अधिकारी, यानी राजा का जो मेन दुर्ग था उसकी देखरेख करने वाला मुख्य अधिकारी यही था। नोट पॉइंट की बात की जाए तो तीर्थ जो थे यानी ये अधिकारी थे आपको पता ही है,
और तीर्थों के अधीन अर्थशास्त्र में 26 से 27 अध्यक्षों की चर्चा जो है मिलती है। यानी सबसे बड़े अधिकारियों को देखा जाए तो तीर्थ है, और तीर्थ के नीचे अगर देखा जाए तो अध्यक्ष हैं। तो कितने अध्यक्ष थे? 26 से 27। और इसकी जानकारी कहाँ मिली है? अर्थशास्त्र। यूनानी लेखकों ने इन अध्यक्ष को क्या कहा है? मजिस्ट्रेट कहकर पुकारा है। अब कौन कौन से हैं ये अध्यक्ष मुख्य रूप से? जैसे सीता अध्यक्ष, तो राजकीय कृषि भूमि का प्रधान अधिकारी जो है सीता अध्यक्ष। पण्डाय अध्यक्ष, तो यह क्रय विक्रय, जिन वस्तुओं का क्रय विक्रय होता था उसकी देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी, कि कहाँ से कितना टैक्स मिल रहा है या क्या चल रहा है बाजार में, क्या क्या चीज़ें बेची जा रही हैं, तो उनको देखने वाला अधिकारी। लक्षणाध्यक्ष, तो ये टकसाल यानी जहाँ पे सिक्के छपते थे उस विभाग का प्रधान अधिकारी था। इसके बाद विविधता अध्यक्ष, तो चारागाह जो होता था उसका प्रधान अधिकारी। पोतवाध्यक्ष, तो मापतौल जो होती थी उसको जो है देखने वाला मुख्य अधिकारी। और आकराध्यक्ष, तो खान जो होती थी जैसे सोना चांदी या कोयला वगैरह जो खानें होती थी उनका जो प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था? आकराध्यक्ष। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।